फर्ज कीजिए आपके घर में एक किराएदार आता है, समय पर किराया देता है, अच्छी बातें करता है और कुछ महीनों बाद घर खाली करके चला जाता है। आपको लगता है कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन क्या हो एक दिन आपको पता चले कि आपके नाम पर करोड़ों रुपए का लोन चल रहा है। बैंक कह रहा है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से आपने अपना मकान भी बेच दिया है, जबकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। सवाल है कि क्या कोई इंसान सिर्फ किराएदार बनकर आपकी पूरी पहचान को चुरा सकता है? दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कहानी शुरू होती है साल 2012 से। दिल्ली के विवेक विहार में रहने वाली 55 साल की उषा रानी सेठी ने हाल ही में 2 फ्लैट खरीदे थे, तो अब उन्हें वो किराए पर देना चाहती थी। तभी उनकी मुलाकात 2 लोगों से हुई। नाम था सचिन और संजय। दोनों ने कहा कि उन्हें तुरंत रहने के लिए फ्लैट चाहिए। सचिन ने बताया कि उसका जगदम्बा मेटल्स नाम से मेटल का कारोबार है और संजय उसका पार्टनर है। उषा रानी को लगा कि दोनों पढ़े लिखे हैं और अच्छे परिवार से लगते हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा सोच विचार किए बिना उन्होंने एक फ्लैट करीबन 47,000 रुपए पर महीना और दूसरा फ्लैट करीब 17,000 रुपए महीने पर दे दिया। रेंट एग्रीमेंट तैयार हुआ। दोनों पक्ष सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी गए। किसी के मन में सवाल आ सकता है कि अगर किसी का मकसद धोखाधड़ी करना हो तो वो रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाएगा? असल में दोनों की यही चाल थी। पुलिस की जांच में पता चला कि सचिन का मकसद कभी उस फ्लैट में रहना था ही नहीं। उसे तो सिर्फ रेंट एग्रीमेंट चाहिए था, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी होती है, मालिक का नाम होता है और उसका पता भी होता है। कुछ महीने बीते। इस दौरान सचिन और संजय का घर में आना जाना भी रहा। फिर एक दिन दोनों फ्लैट खाली कर चले गए। करीब 1 साल बीता ही था कि अप्रैल 2013 को 2 वकील उषा के घर आए। उन्होंने बताया कि उषा ने अपना फ्लैट गिरवी रखकर पंजाब एंड सिंध बैंक से करीब 70 लाख रुपए का लोन उठाया है। कई किस्तें चुका नहीं पाए हैं, तो अब बैंक उषा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने जा रहा है। उषा रानी को कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने बताया कि उसने कोई लोन नहीं लिया है, लेकिन वकीलों के पास तो डॉक्यूमेंट्स थे। उषा रानी बिना देर किए पुलिस के पास पहुंची। उन्हें भी लगा कि शायद बैंक से कोई गलती हुई होगी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला उल्टा और उलझता चला गया। पुलिस को पता चला कि उषा रानी के नाम और उनकी प्रॉपर्टी के कागजों का इस्तेमाल करके अलग अलग कंपनियों के नाम पर करीब 18 करोड़ रुपए का लोन उठा लिया गया था। इस पैसे को उन्होंने सीधे अपने खाते में नहीं डाला, बल्कि पहले 11 अलग अलग शेल कंपनियों में घुमाया, फिर वहां से निकाल लिया गया ताकि किसी को समझ ही ना आए कि आखिर करोड़ों रुपया किसके पास पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? असल में आरोपियों ने एक काम 3 अलग अलग औरतों के नाम पर अंजाम दिया। यानी कि पैन कार्ड पर नाम तो उषा रानी सेठी का था, लेकिन फोटो और साइन किसी दूसरी महिला के थे। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने उड़ीसा में रहने वाली एक दूसरी महिला का पैन कार्ड हासिल किया, जिसका नाम भी उषा रानी सेठी था। इसके बाद उस पैन कार्ड में नाम वही रखा गया, लेकिन फोटो को बदल दिया गया ताकि कागजों पर सब कुछ सही दिखाई दे। सिर्फ फर्जी पैन कार्ड से काम नहीं चलने वाला था। प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के लिए किसी को सरकारी दफ्तर जाकर खुद को उषा रानी साबित करना भी था। इसलिए आरोपियों ने एक तीसरी महिला को तैयार किया। उसका भी नाम उषा रानी बताया गया और उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस भेजा गया। वहां उसने फर्जी डॉक्यूमेंट जमा किए, फर्जी साइन किए और खुद को प्रॉपर्टी की असली मालकिन बताया। इसी तरह सरकारी रिकॉर्ड में दिखा दिया गया कि उषा रानी ने अपनी प्रॉपर्टी को सचिन के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद सचिन ने अपने बहनोई संजीव दीक्षित के साथ मिलकर जगदम्बा मेटल समेत अलग अलग कंपनियों के नाम पर करीब 18 करोड़ रुपए का लोन उठाया था। जब पुलिस ने संजीव दीक्षित का पुराना रिकॉर्ड खंगाला, यानी कि जो बहनोई है उसका रिकॉर्ड, तो पता चला कि ये कोई पहली बार पुलिस के रडार पर नहीं आया था। इंडियन एक्सप्रेस को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि साल 2011 में सीबीआई उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर चुकी थी। यही नहीं, सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो में उसके करीब 10 और मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक साल 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद करीब 10 साल तक वो देश के अलग अलग शहरों में छिपता रहा। आखिरकार इस साल यानी कि 2026 की जनवरी में सीबीआई ने उसे एक दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में है। लेकिन सचिन अभी भी फरार है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या संजीव अपनी जो गिरफ्तारी से पहले सचिन के साथ इस केस में शुरू से इन्वॉल्व था या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।